धर्मनिरपेक्षता के बारे में थोड़ा बताएं फागिल। धर्मनिरपेक्षता को अक्सर कंफ्यूज कर दिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता को स्वर्ग धर्म समभाव समझ लिया जाता है। दोनों अलग अलग चीजें। स्वर्ग धर्म समभाव का मतलब होता है हर धर्म के प्रति समान भावना रखना, कि हम दिवाली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, क्रिसमस भी मनाएंगे, गुरु पर्व भी मनाएंगे, फारसी नया वर्ष भी मनाएंगे, मतलब जितना धर्म है सबको समान ट्रीट करेंगे। जबकि धर्मनिरपेक्षता ये नहीं है। धर्मनिरपेक्षता है कि धर्म के मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। धर्म के मामले में दखल अलग अलग दोनों मामला होगा। धर्म को व्यक्ति का मामला, निजी मामला माना जाएगा, उसको पूरी छूट होगी। और जो स्टेट, तो धर्मनिरपेक्षता का एक हिस्टोरिक और ऐतिहासिक संदर्भ है। इसीलिए दिक्कत होता है। जो देश यूरोपियन देश नहीं है, भारत जैसा देश है, चीन जैसा देश है, पूर्वी देश जो है, एशियाई देश है, वहां इसको समझने में तकलीफ इसलिए होती है कि ये धारणा यूरोप में विकसित हुई। यूरोप में पोप और राज्य स्टेट के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें अंततः स्टेट का विजय हुआ। तो धर्म ऐसा नहीं खत्म हो गया उसके साथ, लेकिन धर्म हाशिए पे चला गया। धर्म की भूमिका सीमित हो गई और धर्म को महदूद कर दिया गया, सीमित कर दिया गया कि ये निजी आस्था का, बिलीफ का मामला हो जाएगा और स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेना देना नहीं होने से मतलब ये नहीं है कि वो धर्म को कुचलेगी, वो धर्म को नहीं बढ़ावा देगी और नहीं किसी को धर्म मानने से रोकेगी। तो इन अर्थों में देखें तो स्टालिन धर्मनिरपेक्ष नहीं था। निरपेक्ष का अर्थ होता तटस्थ होना, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। उसको धर्म से मतलब था, किससे मतलब था? ऑपोजिशन से। वो धर्म विरोधी था, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था कि धर्म खत्म होना चाहिए। वहां तमाम जो गिरजाघर थे वो बंद कर दिए गए, चर्च को, और वहां स्कूल खोल दिया गया। तो उसको धर्मनिरपेक्ष ये नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष में होता है कि उसको व्यक्तिगत आस्था के रूप में हम मानने देंगे, उसमें मेरी दखलंदाजी नहीं होगी, न बढ़ावा देने में न उसके विरोध में। वो उसका जो व्यक्तिगत आस्था एक सीमित, मतलब उसको हिंसा नहीं करने देंगे। और धर्म भी स्टेट के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट अपना, उसकी भूमिका आध्यात्मिक जो जरूरत होती है मनुष्य की, उसके पूरे करने तक रहेगी और वो एग्जिस्ट लेकिन करेगा। लेकिन स्टालिन के केस में क्या हुआ कि उसने चर्चों को बंद करवा दिया और उसकी जगह स्कूल और अस्पताल। इसीलिए देखिएगा जो स्टालिन के चेले हैं वो फेसबुक पे लिखते रहते हैं कि अस्पताल खोल दो, राम मंदिर जहां बनने वाला वहां अस्पताल बनना चाहिए। ये सब स्टालिन की धारणा थी कि स्कूल खोल दिए जाएं, और उसने वास्तव में ऐसा किया कि चर्चों को बंद करवा दिया, वहां बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया। तो धर्मनिरपेक्ष लेकिन ये नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष होता है जैसे भारतीय संविधान है, वो धर्मनिरपेक्ष है। वो आपको आस्था की आजादी देता है, बल्कि यहाँ तक कि आर्टिकल 30 में जो अल्पसंख्यक है उनको विशेष सुविधा भी देता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो ये एक बैलेंस वाला मामला है धर्मनिरपेक्षता में, कि किसी को धर्म के नाम पे वो स्टालिन जैसा क्रश भी नहीं करेगा और किसी धर्म को विशेष बढ़ावा भी नहीं देगा। उसका धर्म से मतलब नहीं होगा, उसका काम होगा गवर्नेंस करना, जनता पे का शासन करना। जी फागिल भाई, मैं जोड़ दूं, आपने जो बताया था प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च में जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि पहले तो जो सत्ता थी वो धर्म की थी, ठीक है, अंधकार युग इसलिए बोलते हैं, धर्म सत्ता थी। लेकिन जब दो ही चर्च लड़ गए आपस में, तो उसके वहीं पे मौका मिल गया राजाओं को, कि राजाओं को ये मौका मिल गया कि वो अब नीति निर्माण करे ताकि दोनों पक्ष से वो स्वतंत्र होकर करे। तो ये एक हिस्टोरिकल, जैसे आपने कहा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। जॉन बोधान जो था, जिसने इसने सोनिटी की जिसने कंसेप्ट दिया, उसने यही कहा था कि सोनिटी जो है अब राजा के हाथ में दी जाए, न कि ये चर्चों के हाथ में। और राजा जो है चर्चों से अलग कानून बनाए, ठीक है, यही इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पूरा जो। तो फिर अभी जो है इसमें इन्होंने जो बात कर रहे, वो कह रहे कि कार्ल मार्क्स तो धर्मनिरपेक्ष था, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है धर्मों को नष्ट न करना, बल्कि उनको छोड़ देना, ठीक है। लेकिन स्टालिन नहीं था, ये बात भी ये कह रहे, ठीक है। अब इस आधार पे वो कह रहे कि दो टाइप से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिया जाता है। एक ये कि जो धर्म को छोड़ दे, वो स्टेट का धर्म से एक दूरी लगा दे। दूसरा ये, दूसरे लोग ये मानते हैं कि धर्म को धीरे धीरे स्टेट क्रश करे, जैसे चाइना वाला जैसे आपने एग्जांपल दिया रूस का। तो अब इन दोनों के साथ अब ये बताइए कि जो फ्रांस में बुर्के पे बैन लगा, और या कि ऐसे ही कोई ऐसा देश जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलता है, और एक देश जो अपने आप इस्लामिक बोल रहा है, जैसे कि ईरान हो गया और सऊदी अरब हो गया, वो मिनी स्कर्ट और हिजाब ना पहनने पाबंदी लगाता है। तो दोनों में कैसे अंतर किया जाए?
तो मतलब हम तो ये देखते कि जो धर्मनिरपेक्ष वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और जो जो धार्मिक है वो तो है ही दकियानुस, वो तो आजादी को, व्यक्तिगत आजादी को का हरण करते ही है। तो अब इसको कैसे देखा जाए, आजादी का, व्यक्तिगत आजादी आजादी के रूप में का, कैसे देखा जाए इसको? आजादी का अर्थ हर आदमी के लिए सेम नहीं है। किसी आदमी के लिए आजादी का अर्थ हो सकता है कि हमको बुर्का पहनने का मन कर रहा है, हम बुर्का पहनेंगे। तो इसमें वही मैं होता सवाल क्या है, हाँ, कि एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है। एक जमाना में भारत का संदर्भ लें तो संस्कृत पढ़ना मना था शूद्रों को। कहा गया कि अगर संस्कृत और वेद पढ़ोगे तो तुम्हारे कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। बाद में स्थिति क्या हुई कि संस्कृत नहीं पढ़ोगी तो दंड देंगे। संस्कृत थोपा गया, लोगों ने विरोध किया कि जर्मन वरम नहीं, संस्कृत अनिवार्य हो जाएगा, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, ऐसा हो गया। तो उस टाइम में संस्कृत का विरोध हुआ। इसलिए संस्कृत पढ़ने देना लोकतांत्रिक है कि थोपना लोकतांत्रिक है, तो ये जब तक हम ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे तब हमको समझ में आएगा। तो फ्रांस के संदर्भ में निश्चित रूप से वो गलत है, जिसको स्कार्प, क्योंकि ये चीजें गलत सही या वो है, वो व्यक्ति, जैसे फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको जबरदस्ती जब थोपा गया तो पूरा इमरजेंसी के टाइम में विद्रोह हो गया और कांग्रेस की सरकार गिर गई। संजय गांधी आज एक बदनाम, हिटलर जैसा उसका बहुत बदनामी और उसको एक क्रूर आदमी माना जाता है, उसने जबरदस्ती लागू किया। तो अगर ये जो व्यक्तिगत मामले हैं पोशाक पहनने का, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक मूल्य होना चाहिए कि जो व्यक्ति चाहता है उसका कंसेंट, जो खुद ही वो इवॉल्व, जैसे धर्म के मामले ही में ही अगर कार्ल मार्क्स को गहराई से पढ़ेंगे तो वो स्टालिन जैसी बात नहीं करता है। वो स्टेट को भी बोलता है कि विदरिंग अवे, ये अपने आप मनुष्य की चेतना जब सुरक्षा और इनसिक्योरिटी की वजह से आदमी धर्म में इतना ज्यादा विश्वास करता है। तो जब ये पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, आदमी सुरक्षित महसूस करेगा, तो वो आध्यात्मिक जो जरूरत है विश्वास करने की उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स। तो ऐसी चीजें स्वतः आती हैं। और ये बहुत ही मतलब जो लोग जानकारी नहीं ऐतिहासिक वो ऐसी बात करते हैं। अरब में उल्टा था। आप जब पढ़ेंगे एक पोर्ट कोलोनिज्म करके किताब है, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ऑक्सफोर्ड प्रकाशन की, तो उसमें पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, फोटो भी दिया हुआ है कि उस जमाने में बुर्का पहनना ही सम्मान का बात समझा जाता था और नीचे लोगों को बुर्का नहीं पहनने दिया जाता था, औरतों को नहीं पहनने दिया जाता था कि सिर्फ मर्द पहन सकता है, ये सम्मान सिर्फ मर्द को मिलेगा। तो सब चीज का कौन चीज सम्मान का प्रतीक है, ये कोई एकदम फिक्स नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है, वो फोटो आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने ऑक्सफोर्ड प्रकाशन किताब अच्छा का नाम भी अच्छा, बता दिया आपको। जी मजेदार बात यह है कि हरारी भी अपनी किताब सेपियंस में जी जी। इतिहास में कोई न्याय नहीं है, उस चैप्टर में एक फोटो का जिक्र करते हैं, लुइस लुइस 14वां की शायद थी, तो वो उसकी जो पोशाक है फाकिर भाई, वो पोशाक एकदम ऐसी है कि जैसे आज की लड़कियां पहनती। तो जी वो ये हाँ, कह वही रहे हैं वही। कि इसी तरीके से धर्म में बदले हैं, इसी तरीके से बदले। ठीक है, मैं ये उस इसके जमाने में वो बहुत सम्मान का विषय था, जो उसका पोशाक है ना, वो सम्मान का प्रतीक समझा जाता था, सिर्फ राजा को अधिकार था वैसा पोशाक पहनने का। जी जी, मैं वो जी पोशाक खोज रहा, चलिए बात निकल जाएगी। हम्म, हाँ, हम्म, आगे हम देखते हैं इसमें, जी जी इसी से जोड़ देते हैं सर शिक्षा को। ठीक है, अगला चैप्टर जी उनका जी शिक्षा तो आगे है। तो वो ये कह जी रहे जी। हैं शिक्षा के ऊपर दो तीन बात कह रहे हैं कि हम जो पहले हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते थे, ये मानते थे उनसे ज्ञान हम्म, प्राप्त होगा, लेकिन आज इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है, भविष्य इतना अनिश्चित है कि हमारे बुजुर्ग आज की दुनिया के अनुसार वो पिछड़ गए। तो अब जी उनके ज्ञान का ज्यादा महत्व नहीं है। दूसरी बात, एक बात ये कह दी, कह रहे कि वही बुजुर्ग जैसे पिछड़े वैसे ही हमारे धर्म भी पिछड़ गए, धार्मिक ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं बचा है। वो एग्जाम्पल हम्म, वही वाला जो मैं आपको टैग भी किया था, वो भेजा भी था, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम्म, कि यहूदी जो है जब तक धार्मिक रहे हैं तब तक उन्होंने स्पिनोजा का एक एग्जाम्पल दिया जिसको वो निकाल दिया गया। स्पिनोजा का ईश्वर बड़ा मशहूर है ना, हम लोग पढ़ते हैं दर्शन हाँ में। हाँ। तो स्पिनोजा का एग्जाम्पल दे स्पिनोजा वो भी ये, यहूदी था, जी जी, स्पिनोजा वो भी लिख रहे यहूदी हैं, था। लेकिन जी जी लेकिन वो ये कह रहे हैं कि स्पिनोजा को यहूदी धर्म के अनुसार नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उन्होंने उसको बहिष्कृत कर यहूदियों ने दिया ही था। उनको दंड दिया, हाँ यहूदियों जी ने जी, दंड दिया। तो जी वो ये कहना चाह रहे हैं, मैं आर्गुमेंट रख दूं उनका, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी धार्मिक शिक्षा जब यहूदियों ने छोड़ दी, जी उसके बाद वो तरक्की करने लगे। फिर नोबल का एग्जांपल देते हैं कि आबादी के हिसाब से 0.2% ही यहूदी दुनिया में है, लेकिन 20% से ज्यादा नोबेल पुरस्कार यहूदियों ने जीता है। कह रहे वो हाँ ये इसलिए जीत पाए क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की ओर आगे बढ़े। ठीक है, वो ये हम्म, नहीं देखे कि न्यूटन का लॉ जो है वो ईसाई लॉ है कि यहूदी लॉ है,
वो उसको अपना लिए, E = MC² को अपना लिए, बिना ये देखे कि वो धार्मिक, उसका धर्म उसको देने वाले का धर्म क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि अब हमको ये गुरुकुलों को, मदरसों को, और उनका यहूदियों का कुछ है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पे उनके धार्मिक शिक्षा दिए थे, उन सबको बंद कर देना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। जी फाकिर भाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब विज्ञान का इतिहास या गणित का इतिहास हम देखते हैं तो इसी तरह का विकास अरब के समय में भी हुआ। ये जो विज्ञान और ज्ञान का विकास, जो आर्थिक विकास होता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उससे कटा छटा नहीं होता है। उससे इसको अलग काट के हम लोग नहीं देख सकते हैं, और इसका इससे संबंध नहीं होता है कि आप किस धर्म को मानते हैं। अब जब मध्य युग में व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से जो मिडिल ईस्ट था, अरब वगैरह थे, काफी विकसित थे, इराक वगैरह, तो आप देखिए अगर विज्ञान में भी बहुत विकसित थे। अगर ग्रीक का पूरा बोलबाला था प्राचीन काल में, तो मध्य काल में देखिएगा विज्ञान में बहुत ये अल ख्वारिज्मी अलजबरा का किताब लिख रहा है, अलजबर अल मुकाबला, इब्ने ईसा। तो देखिएगा बहुत मेडिसिन में, तिब्ब में, जो मेडिसिन बोलते हैं, इतना विकास हो रहा है मध्यकाल में। तो इसका वजह नहीं था कि इसको इस्लाम से जोड़ के देखा जा सकता है। इसको उस टाइम में, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हुआ यूरोप का, व्यापार पे पूरा उनका कब्जा था, मर्केंटाइल जितने रूट्स थे उस पे उनका कब्जा था। तो इसको इससे जोड़ के देखना कि यहूदी से कुछ लेना देना है, यहूदी धर्म छोड़ देने से गलत है। ये चूंकि पैसा था यहूदियों के पास, वो मनी लेंडर थे, तो जिसके तो उनका ज्ञान पर भी इसीलिए वर्चस्व था, पढ़ने लिखने की सुविधा थी उनकी। तो जिसकी वजह से जैसे अगर नोबेल पुरस्कार पुरुषों को ज्यादातर मिले, तो इसका मतलब नहीं कि पुरुष ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हो गया और स्त्रियां धार्मिक होती हैं, बल्कि इसका उल्टा है। उल्टा क्या है कि वो कम उसको एक्सेस है, इसलिए वो ज्यादा धार्मिक है। तो मतलब चूंकि ये चीजों को उल्टा करके देख रहे हैं, उल्टा करके इस मामले में देख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो लोग ईसाई धर्म छोड़ के धर्मनिरपेक्ष विचारों को अपना लिए, इसलिए वो लोग ज्यादा आविष्कार कर सके। मैं उल्टा बोलता हूँ, उनका वर्चस्व था इसलिए वो छोड़ पाए। आप देखिएगा कि एक छोटी जाति की औरत को लीजिए, एक ऊंची जाति की, तो ऊंची जाति की औरत नारीवादी होती है, और जो साड़ी वगैरह जो प्राचीन धार्मिक चिन्ह को आसानी से छोड़ पाती है, क्योंकि उसका विकास हो चुका है, वो पढ़ लिख। तो वो छोड़ने के कारण नहीं पढ़ पाती है, पढ़ लिख जाने के कारण छोड़ पाती है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि चूंकि वो पढ़ लिख गई, उसका वर्चस्व है ज्ञान का ऊंची जातियों का, तो इसलिए बड़ी जाति की जो औरत है, जो ऊंची जाति की औरत है, देखिएगा अगर परसेंटेज देखिएगा तो वो ज्यादा आधुनिक पोशाक पहनती है, ज्यादा धर्मनिरपेक्ष होती है, और जो छोटे जो लोग हैं ज्यादा छठ पूजा करेंगे। तो इसको इस रूप में लेना चाहिए कि वर्चस्व के रूप में। अगर पुरुषों को ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है तो इससे प्रतिभा या धर्मनिरपेक्ष होने का संबंध नहीं है, इसका संबंध ज्ञान पे उनके वर्चस्व से है। क्योंकि यहूदियों का ज्ञान पे वर्चस्व था इसलिए उनको ज्यादा मिला। इसका संदर्भ उनके धर्मनिरपेक्ष, प्रतिभाशाली, ज्यादा आधुनिक होने से नहीं है, मैं बल्कि उन्हीं की उल्टा है। बात मैं उनकी बात कोट कर दूं पहले। वो ये कह रहे हैं कि जब तक यहूदी ये मानते रहे कि हमारे धर्म पुस्तक में ही सारे ज्ञान है, तब तक वो तरक्की नहीं किए। जब धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का मतलब है सत्य के प्रति आग्रह करना। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का मतलब करुणा के प्रति आग्रह। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का मतलब है कि चयन की आजादी और स्वतंत्रता को सम्मान देना, और उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, अपने उत्तरदायित्व को। कह रहे ये सब शिक्षा, ये सब जो गुण जो है, ये तभी आया जब हमने ये मानना शुरू किया कि हमारे धर्म के की पुस्तकों में सारा ज्ञान नहीं है। और ये इस क्रांति के बाद ही सारी क्रांतियां हुई, मतलब इस सोच के बाद ही, इस आइडिया के बाद ही यहूदी आगे बढ़े। वरना वो आज कह रहा है कि आज जिस पोजीशन में है, आज इजराइल के रूप में बोल रहा है, या जिस तरीके से बोल रहा है कि नोबेल के लेके आए, वो इसी वजह से है क्योंकि हमने अपने धर्म पुस्तकों को अपने अपने मस्जिदों या गिरजाघर, क्या बोला जाता है मुझे नाम नहीं आ रहा, तो वहां चर्च, तक, हाँ चर्च नहीं, उनका कुछ और, सिनागोग, अपने सिनागोग तक सिनागोग, ही ओ यहूदियों का, हाँ सिनागोग, हाँ हाँ। अपने सिनागोग तक ही जो है महदूद कर दिया कि बस वहीं पे जाके हम पढ़ लेंगे, और उसको हम अपने पर्सनल लाइफ में लेके नहीं आएंगे। और किसी भी ज्ञान को हम यहूदी ज्ञान, मुस्लिम ज्ञान या ईसाई ज्ञान, बौद्ध ज्ञान के रूप में, ज्ञान को ज्ञान के रूप में हमने देखा। ठीक है, ये उनका आर्गुमेंट में रख दिया। अब फिर आप बताइए
फिर उसके बाद हम अज्ञानता के चैप्टर पे आते हैं। उनका आर्गुमेंट गलत है। वो मनुष्य के सोचने के ढंग को, मनुष्य का मस्तिष्क कैसे काम करता है वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? ये जो ज्ञान विज्ञान होता है एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि अपने को डिटेल से काट लेता है। तो एक आदमी बहुत अंधविश्वासी भी है तो वो गणित पढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं। अभी एक गणित का बहुत प्रोफेसर बलि दे रहा था। इसी तरह आप देखेंगे कि जो इंडियन वो इसरो के जो अध्यक्ष हैं, जब भी उपग्रह जाता है तो नारियल फोड़ते हैं। तो दोनों में कोई विरोध नहीं है, वो विज्ञान भी अपना कर लेते हैं। तो ये क्योंकि मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिक्स मतलब होता है विज्ञान एज ए मेटाफिजिक्स, यथार्थ से कट के वो अपना थ्योरी आपस में ही कोरस्पेंड करता है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण न्यूटन है। न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान रहा फिजिक्स में। कोई न्यूटन से ग्रेविटेशनल लॉ हो, मोशन लॉ हो, मेजर चंक फिजिक्स के सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? न्यूटन। तो वो न्यूटन बहुत कट्टर ईसाई था। उसका वो ट्रिनिटी में विश्वास करता था, कट्टर ट्रिनिटी विश्वासी आदमी था। और उसके लिए बहुत चंदा देता था और बहुत कोई कमी नहीं थी उसके कट्टरता में धर्म के प्रति। इसके बावजूद वो विज्ञान में इतना योगदान दे सका, क्योंकि एक जो हम समझते हैं ना कि मनुष्य जो विश्वास कर रहा है उसको लागू नहीं करता है, वो एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व होता है। आदमी कंट्राडिक्शन के साथ जीता है। और जो कि ये मानना ना कि मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा सजा हुआ है, तारतम्य में नहीं, आदमी अनरीजन में जीता है। यानी आदमी दो कंट्राडिक्टरी चीज को एक साथ आराम से मान सकता है। और आप देखिएगा कहीं भी कोई भी आदमी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है एकदम सच्चे अर्थों में, नहीं तो कोई पाप ही नहीं करता। वो ईश्वर में भी विश्वास आराम से पाप और मर्डर कर लेता है, जबकि ईश्वर में विश्वास करे सच्चा तो डरे। तो इसलिए मनुष्य का मस्तिष्क की बनावट ऐसा है कि वो तमाम कंट्राडिक्शनों को झेलने में सक्षम है। वो आप देखिएगा जो लोग वैसुदेव कुटुंबकम का बात करते थे, जो सनातन धर्म, उसने इतना छुआछूत मनाया। तो दोनों एक साथ निभाना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। यही हरारी इतनी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक बातें करते हैं, लेकिन अपने आप को यहूदी के प्रति और इजराइल के प्रति पक्षपात ग्रस्त होने से नहीं रोक पाते। आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट पाएंगे। तो आदमी कंट्राडिक्शन में जीता है। और उन्हीं यहूदी धर्म से एक आदमी फ्राइड इस बात को कहता है कि आदमी जो है का दिमाग एकदम तारतम्य और रेशनल नहीं है, उसमें अवचेतन का ज्यादा हिस्सा है। तो आदमी वो विज्ञान कर लेता है। वो आप तमाम उदाहरण मिल जाए। ये एपीजे कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक समझे जाते हैं, लेकिन बहुत धार्मिक और नमाजी टाइम के मुस्लिम है कि नहीं? तो उसको क्या आड़े आता है उनको धर्म और मिसाइल मैन बनने में? हमको इसी एग्जाम्पल बताइए जी। जी मैं इस पे बस एक पाकिस्तान के साइंटिस्ट परवेज हुडवी, अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम के शागिर्द है परवेज हुडवी, हाँ हुडवी या हुडबाई बोलते जो भी, वो हाँ बता रहे कि उनके जो प्रोफेसर थे वो उनकी थीसिस ये थी कि अगर हम जिन्नात को पकड़ लें तो उनको पकड़ के वो क्योंकि आग से बने होते तो हमारे जो है फ्यूल की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी अगर हम जिन्नात को पकड़ के उसको जो काबू कर ले तो मैं अभी इस पे नहीं जानता। तो वो बताना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस तरीके से अपनी थीसिस लिखे। वो कह रहे मैं उनकी थीसिस आपको दिखा देता हूँ कि वो इस पर पब्लिश करवाए। खुद भारत में देखिए इस तरीके भारत में भी इसी तरीके चल रहा है। खुद एससी वर्मा फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और उनके योगदान से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में उनका काफी योगदान है। और उन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं न्यूट्रिनो के ऊपर। लेकिन वो मानते हैं कि सबसे पहले लाइट का वेलोसिटी, प्रकाश का वेग हनुमान जी ने निकाला। और हनुमान चालीसा में वो सब दिया हुआ है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी 2000 युग वो योजन पे सूर्य है, सब वो हनुमान चालीसा में दिया हुआ है। तो ये इधर भी फाकिर भाई, इधर मुस्लिम समाज में भी एकदम इसी टाइप के आपको मिलेंगे। कहने वाली बात नहीं। हाँ, चले उसको छोड़ते हैं हम आगे हाँ, चलते हैं। जी। तीन चैप्टर और बच गया तो मैं 3 चैप्टर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। एक अज्ञानता का उन्होंने एक चैप्टर रखा है। उन्होंने कहा कि अज्ञानता सबसे बड़ी देन है। हम जब ये मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं जानते तभी हम ज्ञान के प्रति हमारा आग्रह बढ़ता है। और कहा कि वैज्ञानिक क्रांति इसी बात से शुरू हुई कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में या कि हमारे पास जो पुरखों का जो नॉलेज है वो दरअसल अपूर्ण है। और हम जो है अज्ञानी लोग हैं। जितना जैसे कि सोक्रेटिस बोलता है ना कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो उसी सेंस में ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो आप बस ये बता दीजिए कि ज्ञान कब कोई एक चीज ज्ञान साबित हो जाती है। फिर उसके बाद न्याय पे हम आते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। न्याय और अर्थ दो चीज बचा हुआ है जी। अब इस पे अलग अलग विचारकों के, हाँ, अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार हैं
जैसे फूको वगैरह का विचार है कि ज्ञान तब ज्ञान के रूप में जब गवर्नमेंट उसको ज्ञान के रूप में परिभाषित कर देती है, उस चीज को गवर्नमेंटलिटी बोलता है। गवर्नमेंटलिटी मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है कि हर चीज के एक्सपर्ट, अभी भी देखिएगा पसमानदा मुद्दों के एक्सपर्ट, इसके एक्सपर्ट, उसके एक्सपर्ट, तो एक गवर्नमेंट में एक्सपर्टाइज करके एक इंस्टीट्यूशन का लगता है कि किसी कारणवश जो है फाकिर भाई का कनेक्शन जो है अभी हमसे नहीं जुड़ पा रहे। अब अज्ञानता का जो चैप्टर था, अज्ञानता के चैप्टर में हरारी साहब ये बता रहे हैं कि जो वैज्ञानिक क्रांति है वो इस वजह से वैज्ञानिक है क्योंकि वो ज्ञान की क्रांति नहीं थी, वो इस बात की क्रांति कि हम कुछ नहीं जानते, और इसी ये जो आग्रह था ज्ञान के प्रति वो इस अज्ञानता से ही उपजा है। तो अभी हम ये जानना चाह रहे थे हमारे आखिर भाई से कि ज्ञान कब एक कोई भी नॉलेज जो है ज्ञान कहलाता है। ठीक है, वो हम बात नहीं कर पाए, अभी कुछ देर में जुड़ते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। अगला चैप्टर उसके बाद है न्याय का। तो न्याय के चैप्टर में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि न्याय कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब कि कोई वस्तुनिष्ठ चीज नहीं है जिसको हम बोल सके ये न्याय है। अमर सेन की एक बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस, उसमें वो बताते हैं। एक मिनट लगता है जुड़ गया, कह लीजिए फिर शैलीकरण जी का सवाल ले लेते। एक मैं बात करना चाहता हूँ ये कि ये जो ज्ञान मनुष्य जो है वो अज्ञान के पक्ष में, तो वो सत्ताधारी वर्ग का जो उत्पीड़क मनुष्य होता है ज्ञान उसके खिलाफ होता है, क्योंकि सत्य है शोषण, तो शोषण के पक्ष में वो रहेगा तो तभी भलाई है, और शोषण से इनकार उसके हित में है तो वो ज्ञान के खिलाफ होता है। लेकिन जो उत्पीड़ित मनुष्य होता है वो ज्ञान का पक्ष में होता है। इसलिए पूरे मानव जाति को अज्ञान के पक्ष में नहीं कहा जा सकता है। इसी कथन को मैं रिफाइंड करूंगा, उन्हीं के कथन में सुधार करके, कि अज्ञान के पक्ष में मनुष्य होता है उत्पीड़क मनुष्य, जो सत्ताधारी मनुष्य, क्योंकि ज्ञान उसके पक्ष में नहीं होता, उसके हितों के खिलाफ होता है, इसलिए वो अज्ञानता फैलाना चाहता है। इसलिए जितने भी देखिएगा कि जमींदार वर्ग के लोग हैं, बड़े वर्ग के लोग हैं, शासक, वो अज्ञान के पक्ष में लिखेंगे ज्ञान बेकार है। जैसे सुसन सोनटंग जो बुर्जुआ वर्ग की एक बहुत चिंतक हुई है, तो हमेशा बोलते हैं कि ज्ञान बेकार का चीज है, ज्ञान मत करो, अज्ञान पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ, ऐसा करके वो बात करेंगे सब लोग। तो इस तरह ये मैं बोलना चाहता हूं कि जो उत्पीड़ित वर्ग और प्रेस क्लास का, जैसे पसमानदा आदमी है वो ज्ञान के पक्ष में होता है, और अशराफ आदमी अज्ञान के पक्ष में होता है। बस इतना ही। जी जी जी, अच्छा, वो ज्ञान अज्ञानता की बात हो गई। हम अगले चैप्टर आते हैं। मैं इस पे और भी बात कर सकते थे, लेकिन अभी जो है ना हम थोड़ा सा जल्दी करें, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है आगे भाई। जी जी जी। चलिए अगला। अच्छा वो एक मिनट यहाँ पे था, विज्ञान कथा एक चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा बहस करने की बात नहीं है, लेकिन इसने बता रहा कि जो इंसान जो है वो मैनिपुलेशन करता रहता है ना, उसका दिमाग मैनिपुलेटेड होता है। वो कह रहा है कि अब जो विज्ञान कथा जो हम फिल्में देख रहे हैं, जो सीरीज देख रहे हैं, यही हमारा भविष्य है। और आने वाले वक्त में क्योंकि हम जो चीज मानते हैं, जो चीज जानते हैं, उसी में विश्वास करने लगते हैं हम। और अभी का जो जितनी विज्ञान की कथाएं आ रही हैं, जितने सीरीज आ रहे हैं, वही जो हमारा भविष्य बन जाएगा, वो इस तरह की बात है। इसमें ज्यादा बात करने की बात है। हाँ, उसमें बात करने की था कि लोग अज्ञानता क्यों चुनते हैं, ज्ञान वाले, वो एक अच्छी बात थी। वो कह रहे अपने डब्बों में कैद रहना चाहते तो, लेकिन वो जैसे आपने कहा कि सिर्फ जो अशराफ वर्ग है, या कि अशराफ इन द सेंस की जो शोषक वर्ग है, वो नहीं चाहता है ज्ञान का। बिल्कुल ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल। वो भी जवाब हो गया कि किस तरीके से। अगला चैप्टर है, 2 चैप्टर बच गए फाकिर भाई। न्याय वाले पर था, तो न्याय वाले पर थोड़ा सा बोल दीजिए। न्याय को किस तरीके से आप समझते हैं, उसके बाद हम जो है अर्थ के ऊपर आ जाते हैं कि मनुष्य का अर्थ क्या है। एक तो मैं उद्धृत करूंगा एक लियोतार को, जो उत्तर आधुनिक चिंतक है, कि न्याय की भाषा अनएम्बिगस, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, वही भाषा न्याय होती है। जो घुमावदार है वो न्याय की भाषा नहीं हो सकती है। तो न्याय उसको बोलते हैं जो स्पष्ट हो और जो व्यापक ज्यादातर मनुष्यों के हित में हो। और ये एक स्पष्ट भाषा करके कुछ ज्यादा ही इसको डाइल्यूट करके कि रिलेटिव होता है,
हर जगह न्याय का मामला अलग अलग होता है। हम इन न्याय देने से बच नहीं सकते हैं। ये न्याय नहीं देने के लिए इस तरह के तर्क शासक और शोषक वर्ग द्वारा गढ़े जाते हैं कि भाई समझ ही में नहीं आ रहा है कि न्याय क्या है। न्याय तमाम अपनी जटिलताओं के बावजूद एक स्पष्ट धारणा होती है न्याय में। ये समझना मुश्किल नहीं होता है कि जिस आदमी को जेल में डाल दिया गया बिना वजह से, बहुत लोग जेल में हैं, तो समझ में आ जाता है कि वहाँ अन्याय हो रहा है। तो कुछ ऐसी सार्वभौमिक धारणाएं हैं, जैसे कि बराबरी की धारणा हो गई, हर आदमी को जीने का अधिकार हो गया। ये न्यूनतम जो मूल्य है कि हर आदमी जब तक दूसरे आदमी का जीवन उसके चलते खतरे में नहीं पड़ जाता, उस आदमी की आजादी वहां तक होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता और बराबरी और एक मनुष्य को ह्यूमन राइट जिसको बोलते हैं कि वो इतने अधिकार जरूर मिलना चाहिए जो मनुष्य के रूप में एक स्वाभाविक विकास करके वो खुशहाल जिंदगी जी सके। तो ये जो एक सार्वभौमिक मूल्य है जिसको पूरा विश्व आज मान रहा है, मानवाधिकार और मनुष्य को अधिकार, फंडामेंटल जो जन्म सिद्ध अधिकार हैं आजादी और बराबरी के, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। युग कितना बदल जाए, जब तक मनुष्य जाति है, ये दो मूल्य जो हैं सार्वभौमिक मूल्य है मेरे हिसाब से, वो न्याय के आधार होने चाहिए, बराबरी और स्वतंत्रता। और दोनों जुड़े हुए हैं, एक के बगैर दूसरी की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना बराबरी की आजादी नहीं हो सकती है, बिना आजादी के बराबरी नहीं हो सकती है। जी ठीक है फकीर भाई, आखिरी के एक चैप्टर और बचा हुआ है कि मनुष्य जो है हर चीज अपने अस्तित्व का के लिए अर्थ को खोजता है ना। ये कहता है कि ये जब उस ब्रह्मांड को देखता है, ये लिख रहे हैं कि ब्रह्मांड को जब देखता है तो वो सोचता है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरे होने का क्या अर्थ है, और इसी वजह से वो हर चीज को अर्थ देना शुरू करता है। तो ये कह रहे कि हम ब्रह्मांड हमको अर्थ नहीं देता, हम ब्रह्मांड को अर्थ देते हैं। ठीक है। और फिर वो कोजिटो इर्गो सम वाली बात लेके आते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। ठीक है। तो इसमें पहली बात तो ये इस पे अस्तित्ववादी पे ही बात चली आएगी यहाँ पे। तो किस तरीके से जो है अर्थ देना, जो कह रहे कि एक जर्मन जो है 1945 या 1940 के दशक में हो सकता है वो अपना जर्मन होने का अलग अर्थ हो, लेकिन आज जर्मन होने का अलग अर्थ है। वो कह रहे कि उस वक्त वो जर्मन नाजी था, लेकिन आज जर्मनी वही है जो सबसे ज्यादा अप्रवासियों को अपनी जगह आने दे रहा है। तो ये अर्थ वो कह रहे हैं अर्थ इस तरह बदल रहा है और अर्थ हम देते हैं। ठीक है। चीजों को जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन लिखने का काम करता है, तो कह रहे कि ये हमने इसको अर्थ दिया। ठीक है। इसे आंख नहीं फोड़ना, इससे लिखना है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा समझा दें, थोड़ा सा अस्तित्ववाद को समझाते हुए इसको थोड़ा बात कर दें, फिर हम सवाल ले लेंगे। ये अस्तित्ववाद से भी ज्यादा भाववादी दर्शन से जुड़ा हुआ है। भाववादी दर्शन विचार को सब कुछ समझता है कि हर चीज चेतना कॉन्शसनेस से उत्पन्न हुई है, विश्व में पहले से ऑर्डर नहीं है। ये अनुभववादी यानी इम्प्रेसिस्ट, जैसे कि लॉक, स्पिनोजा वगैरह का इसको विचार है। ये हरारी की विशेषता है कि ये तमाम दार्शनिकों के विचार को अपना आत्मसात करके अपनी तरफ से पेश करते हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं देते, पृष्ठभूमि नहीं देते। तो ये पृष्ठभूमि नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि है स्पिनोजा का अनुभववादी विचार कि पहले से कोई ऑर्डर उडर नहीं होता है किसी किस्म की, जो एक नियमितता होनी चाहिए संसार को, हम लोग उसको, लेकिन ये गलत है। एक वस्तुनिष्ठ रूप से भी संसार में पैटर्न है, तभी हम लोग जान पाते हैं कि संसार, इसीलिए वो आइंस्टीन कहता है कि संसार में सबसे अबूझ बात यह है कि इसको बुझा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, हम लोग मतलब ये डायलेक्टिकल है, अनुन्यासित आश्रित है। हम लोग संसार को एक ऑर्डर तभी दे पा रहे हैं कि संसार में पहले से एक ऑर्डर है, वस्तुनिष्ठ सच्चाई है। कुर्सी हम मान रहे हैं कि कुर्सी है, तभी कुर्सी नहीं है। कुर्सी का अस्तित्व हमारे चेतना से स्वतंत्र है। हम मर भी जाएंगे फिर भी कुर्सी का अस्तित्व रहेगा। तो इसलिए एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई है कुर्सी का होना। तो इसलिए संसार में एक ऑर्डर, एक पैटर्न का होना, एक नियम का होना, तभी तो न्यूटन एक नियम निकाल पाता है, और वो नियम सार्वभौम नियम होता है, यूनिवर्सल नियम होता है ना। तो ये नियम सार्वभौम नहीं होते। अगर ऐसा होता कि हमारी चेतना पर निर्भर होता तो ये तो सार्वभौम नहीं होता। तो ये चीज सार्वभौम है। तो कहीं भी ये इतना सार्वभौम है कि धरती नहीं, टेरेस्ट्रियल बॉडी पर पहले लोग मानते थे कि वहां लागू नहीं होगा धरती का नियम, लेकिन न्यूटन का ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम सेलेस्टियल बॉडी यानी कि प्लैनेट वगैरह पर भी लागू हो गया। तो ये मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा व्यक्ति पे निर्भर है, ऑर्डर पहले से है,
पैटर्न पहले से है, और उस नियम को हम लोग खोलते हैं। बल्कि हाइडेगर का कथन का हम समर्थक हैं कि ट्रूथ का मतलब होता है अनकंसीलमेंट, अनलिदरिंग, कि पहले से है, उसको हम लोग खोजते हैं। इसलिए हम लोग उसको इन्वेंशन नहीं बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, हम डिस्कवर करते हैं, वो पहले से है प्रकृति में वो नियम। ऐसा नहीं कि न्यूटन ग्रेविटेशन का नियम नहीं खोजा था तो सेब पेड़ के नीचे नहीं गिरता था, बहुत पहले से गिरता था। गुरुत्वाकर्षण था, हम जानते नहीं थे, हम जाने बाद में। तो उसको हम ऑर्डर और नियम हम नहीं बनाते, नियम होता है, हम नियम खोजते हैं, हम उस ऑर्डर को सिर्फ खोजते हैं, बनाते नहीं है। लेकिन ये इनका कहना यह है कि मनुष्य के ऊपर कैसे चीजें लागू होगी, क्योंकि मनुष्य का कोई जो है सार्वभौमिक अर्थ तो है नहीं। तो ये कह रही है अपने अर्थ को खोजने के लिए अपने दुखों के कारणों को खोजो, जब दुख के कारण खोज लोगे तो अपने अर्थ को भी खोज लोगे। तो इस तरीके की ये बात कर रहे हैं। तो अब मैं यही सवाल है कि एक मनुष्य कैसे अपना, क्योंकि अर्थ खोजने की प्रक्रिया में हम धर्म की ओर भी जाते हैं, विचारधारा की ओर भी जाते हैं, वरना फिर वो निहिलिस्ट बन जाए। अगर हम अर्थ ही न माने किसी चीज का और किसी चीज का महत्व ही न हो तो निहिलिस्ट बन जाए कि कोई सब चीज ऐसे ही है, ऐसी खत्म हो जानी है, मेरे होने का कोई अर्थ नहीं, इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं। तो फिर इसको बैलेंस कैसे करें, निहिलिस्ट होने से कैसे रोकेंगे? मेरी नजर में निहिलिस्ट होना तो बहुत खतरनाक, मतलब घातक चीज है। हाँ, या निहिलिस्ट एक तो एक जगह तक ठीक है, नहीं हो सकता है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि निहिलिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी अपने इतिहास से कटा नहीं है, वो हिस्ट्री का प्रोडक्ट है। वो आप एक परंपरा से चले, सिर्फ आप स्टैंड अलोन टाइप के नहीं है, आप टाइम में और स्पेस में जुड़े हुए हैं, आप कहीं रहते हैं। तो अचानक कट के बाई चांस सोचने से सिर्फ मतलब फिर से वही बात आ जाती है कि ये समझते हैं कि आदमी जो सोचता है वही करता है। नहीं, आदमी का जो कंडीशन है, जहां जिस वातावरण में जीता है, आदमी का परिवेश उसके मानसिकता का निर्माता है। तो आदमी निहिलिस्ट हो ही नहीं सकता। कुछ लोग निहिलिस्ट हो सकते हैं और उसका भी निर्माता परिवेश है। चूंकि बहुत इनसिक्योरिटी होता है पूंजीवाद में, आदमी इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है। तो असुरक्षित आदमी और अत्याचार का कोई उसको हेल्पलेस, ये जो अत्याचारी व्यवस्था है उसमें वो हेल्पलेस और बेचारगी महसूस करता है, तो निहिलिस्ट हो जाता है कई कारणों से। तो ये व्यवस्था उसकी कारण है उसके निहिलिस्ट होने। लेकिन सब लोग निहिलिस्ट नहीं होते, प्रतिरोध भी उसी व्यवस्था में जन्म होता है, लोग लड़ते हैं। और एक मीनिंग तलाशना भी, क्योंकि ये बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से ह्यूमन ऑब्जेक्ट अलग है। ह्यूमन एक थिंकिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो मीनिंग की तलाश करता है हर चीज में, ये बात सही है। लेकिन वो मीनिंग कटा छटा नहीं है कि वो आसमान में से मीनिंग लाता है। पूरा रोमांटिक इनका दृष्टिकोण है कि आदमी स्वच्छंदतावादी है, जो चाहेगा सोच लेगा। आदमी सोचता भी वही है। आदमी क्यों, बंगाल का आदमी मछली ज्यादा सोचता है, बताइए? उसकी कविता में भी मछली आएगी। आप आखिर ऐसा क्यों है कि मलयालम भाषा में मछली के लिए 1000 शब्द है, नाव के लिए 100 से ऊपर शब्द है, लेकिन आपको भोजपुरी भाषा में नहीं मिलेगा, आजमगढ़ और गाजीपुर की भाषा में। तो आदमी की परिवेश से उसकी भाषा, मानसिकता सब निर्धारित होती है। एक आदमी बोला कि ईश्वर भी आदमी अपने से ऐसा सोचता है, गधा होता तो गधे जैसा सोचता है। तो परिवेश से कटा छटा नहीं है, इसलिए वो अचानक पूरी मानव जाति निहलिस्ट हो जाए, ये संभव नहीं है। और कुछ लोग निहलिस्ट हो जाते हैं, तो इसका कारण ये बेचारगी और ये जो असुरक्षा से भरी हुई व्यवस्था है, कि इस व्यवस्था में हर आदमी के लिए एक इमोशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, बेरोजगारी है, और तमाम चीजें उसके स्ट्रीम में अति में चले जाने के लिए जिम्मेदार है। इसका कारण मटेरियल कंडीशन है, बेरोजगारी वगैरह है। जी जी, मैं ये और बात एक जो सहमत प्रश्न हूँ। आया था, वो प्रश्न भी मैं ले लें आधुनिकता वाला। हाँ, जी प्रश्न और भी कोई साथी प्रश्न करना चाहे तो कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ दूं निहिलिस्ट वाली बात कि निहिलिस्ट जी इस एक अर्थ में ठीक है। जब रशिया क्रांति हुई थी कि फादर एंड सन जो किताब थी, मैं नाम भूल गया किसने लिखा, तो एक अर्थ में ये ठीक है कि वो क्राइम एंड लोग जो है, पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट एक हाँ किताब थी। हाँ एक क्राइम हाँ, एंड पनिशमेंट दोस्तोवस्की की किताब थी, जो निहिलिज्म के खिलाफ थी। जी उसमें जी, निहिलिज्म की कमियां वो सब बताई गई जो थी। उसका जो मुख्य अच्छा, पात्र रस्कोल्निकोव था, वो निहिलिस्ट हाँ था। जी, हाँ, तो वो दोस्तोवस्की की एक किताब अपराध और दंड, एक क्राइम एंड जी, पनिशमेंट। जी मैं कह रहा हूँ एक अर्थ में चीजें ठीक होती है कि कहाँ तक ठीक होती है जब वो पुरानी रूढ़ियों को नकार रहे हैं, लेकिन निहिलिस्ट ओवरऑल जी सब मतलब कि मानव सभ्यता में कोई योगदान नहीं करते, मेरा अपना अनुमान है। इस पे छोड़ देते हैं, दूसरी जी बात जी, पे आते हैं। ये किताब तो खत्म हो गई। हाँ हाँ, अब जी जी सवाल सवाल जी ले जी लेते हैं। एक सवाल शैली किरण जी ने किया था जी जी। कि जितने शोषित होती हैं, जो महिलाएं शोषित हैं, वो वही आधुनिक होती हैं। तो
पहले तो ये आधुनिक और उत्तर आधुनिक वाली बात करें, क्योंकि मेरा मानना है कि आधुनिक होना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि आधुनिकता ने बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है फागिर भाई, इसका जवाब दीजिए कि वो कह रही कंगना रनावत और एकता कपूर का ले रही है कि वो लोग किस तरीके से आधुनिक महिलाओं का टैग है, लेकिन वो लोग बात को ऐसी तक केमिस्ट्री कर रही है। तो इस टाइप से उन्होंने लिखा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो उन्होंने मुझे गलत समझा। मैं जो पसमानदा औरत है, दलित जाति की औरत के पक्ष में बोल रहा था कि ये जो ऊंची जाति की औरतें जो आरोप लगा देती हैं कि वो साड़ी ज्यादा पहनती हैं, मैं बहुत आधुनिक हूँ, तो वो सिर्फ पहनावे से आधुनिक है, अपने सोच में बहुत ही वो पिछड़ी हुई हैं। मैं इससे सहमत हूँ पूरी तरह से, क्योंकि आधुनिक सोच, जैसा कि मैंने बताया, आधुनिक ज्ञान वो पसमानदा के पक्ष में जाता है, दलित महिलाओं के पक्ष में आधुनिक ज्ञान जाता है, और आधुनिकता उनके खिलाफ है। अगर वो आधुनिक बात करें तो आधुनिकता मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, बराबरी। वो बराबरी तो देना नहीं चाहेंगे अपने से नीची जाति की, इसलिए वो बराबरी का समर्थन नहीं करेंगे, तो अपने सोच में वही पिछड़ी होंगी और अपने सोच में ये ज्यादा विकसित होगी। और लेकिन मैं बता रहा था एक्सेस कि ये वंचित महिला है, पिछड़ी जाति का, आधुनिक शिक्षा के प्रति एक्सेस की बात कर रहा था मैं, मानसिकता की नहीं, कि ये सही है कि इन पर ज्यादा अत्याचार है। मैं अत्याचार की बात और वंचना की बात कर रहा था, डिप्रेवेशन की बात कर रहा था, कि जो दलित और पसमानदा वर्ग की औरतें हैं उनको आधुनिक शिक्षा नहीं उपलब्ध है, उनको कॉन्वेंट में पढ़ना नहीं उपलब्ध होना चाहिए, उनको भी वही उनके अधिकारों की मैं बात कर रहा था कि उनको भी आधुनिक शिक्षा उपलब्ध होना चाहिए, उनको भी उतना ही एक्सेस होना चाहिए। और इसलिए जो एक विक्टिम को ही बोलना कि वो आधुनिक शिक्षा में क्यों नहीं है, तो ये तो उसका अधिकार था जो नहीं दिया गया, उसी के लिए उसको जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार शोषक वर्ग है जो उनको आधुनिक शिक्षा तक पहुंचने नहीं देता, उनको वहीं तक महदूद रखना चाहता है। और आपको बता दें कि राजगोपालाचारी जैसे लोग बोलते थे कि नहीं, इनको तो जूता बनाने का ही शिक्षा देना चाहिए, और उन्होंने आधुनिक शिक्षा से वंचित कर दिया था। और जब वो मद्रास के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने क्या किया कि चमारों के लिए चमार वाला स्कूल खोल दिया और सबके लिए अलग बढ़ई के बढ़ई वाला स्कूल खोल दिया था। तो कामराज आए तो वो पिछड़े वर्ग के नेता थे तो उन्होंने तोड़ के सबके लिए समान बनाया। तो मैं वकालत कर रहा था कि सबके लिए आधुनिक शिक्षा समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, ये नहीं कि वो ज्यादा आधुनिक है, वो ज्यादा आधुनिक बिल्कुल नहीं है। जी 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 मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि ठीक है आधुनिक मूल्य जो थे आपने बताया कि समानता का और स्वतंत्रता का, चयन की आजादी का, सब पहुंच का, ये ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य भी है। लेकिन मैं हम लोग ये भी देखते हैं ना सर कि आधुनिकता भी एक वक्त में जाके खतरनाक ही हो जा रही। जैसे अभी फ्रांस में बुर्का निकलवाने की जो जिद है, ये आधुनिकता की तो है। वो कहते हैं कि तुम लोग तकियानुस अपनी औरतों को बुर्का पहन रहे हो, तो वो चयन की आजादी के ऊपर जाके वो क्या हो जा रही है आधुनिकता। एक चीज और जोड़ दूं, जिस तरीके से हम अरुंधति राय लिखती हैं, सहमत होना असहमत होना अलग बात है, लेकिन वो ये लिख रही है कि यहाँ पे जब नीलगिरी पहाड़ियों के जो जनजातियां हैं वहां पे हम जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो है तुम इन पर पहाड़ियों को क्यों पूछ रहे हो, और फालतू की जो शिक्षा क्यों ले रहे हो, चलो हमारे स्कूल में जाके पढ़ो, हमारे हेल्थ फैसिलिटी लो, और ये पहाड़ियों में से बॉक्साइड, हमको बॉक्साइड निकालने, तो इससे जो है तुम्हारे लिए हम स्कूल देंगे, तुम्हें आधुनिकता से जोड़ देंगे, मुख्य धारा से जोड़ देंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आधुनिकता भी एक जगह जाके खतरनाक ही हो जाता है ना, उत्तर आधुनिकता की बात हुई। नहीं, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर लूं, इसको हैबरमास, फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैबरमास ने भी इसको स्पष्ट किया। मॉडर्निटी और मॉडर्निज्म दो अलग अलग चीजें हैं। मॉडर्निटी और मॉडर्निज्म अलग अलग है। मॉडर्निटी उसके मटेरियल संदर्भों से, मॉडर्निटी का तात्पर्य है मोबाइल, जो आधुनिक कंप्यूटर, लैपटॉप, और मॉडर्निज्म का अर्थ है एक विचारधारा से, एक वैचारिकी से। तो मॉडर्निज्म पूरी तरह से एक विचारधारा थी उपनिवेशवादियों की, जिसके सहारे वो भारतीय वगैरह को पिछड़ा साबित करके उस पे अपने शासन को, कॉलोनी को जायज ठहराते थे। मैं उसके खिलाफ हूँ। और मॉडर्निज्म वगैरह जी, तो इसीलिए कई जो उत्तर औपनिवेशिक चेतक जी हमको भी यही मैं सवाल भी मेरा यही था। हम लोग की सोसाइटी में यही पढ़े थे कि कैसे जो कॉलोनाइज ऑफ माइंड वाली जो थ्योरी है उसमें ये आधुनिकता को लेके हम पढ़े थे, तो इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जी ये कंटिन्यू करें, बस खत्म करते इसलिए आधुनिकता यूरो केंद्रित विचारधारा है, मैं भी इसका विरोध करता हूं। ये समय से ऑफसेट विचारधारा है। इतिहास, आधुनिक, हम समय के टर्म में क्यों सोचे?
हम स्थान और स्पेस के टर्म में क्यों न सोचें? आप आधुनिकता वर्सेज पुरातन हम क्यों सोचते हैं? हम भारत वर्सेज ब्रिटेन सोचें, तब उसका शोषण ये आधुनिकता के नाम पे और इतिहास के नाम पे, ये जो कालगत के नाम पे, ये जो स्थानगत शोषण को छुपाने की कोशिश है। ब्रिटेन वर्सेज भारत भी आप सोच सकते हैं, ब्रिटेन वर्सेज अफ्रीका सोचना चाहिए कि ब्रिटेन ने अफ्रीका का शोषण किया। ये आधुनिकता की बात करके वो जो स्थान द्वारा स्थान का शोषण है, काल द्वारा काल, एक काल के बरक्स दूसरे काल को रखने की अपेक्षा एक स्थान के बरक्स दूसरे के स्थान को रख के वैचारिकी क्यों ना डेवलप करें, तो शोषण को हम समझ पाएंगे। इसलिए मैं ये आधुनिकता की अपेक्षा ये पूरे विमर्श प्रॉब्लमेटाइजेशन को पूरे नैरेटिव से मैं इनकार करता हूं, अगर और आगे जाके बात करूं तो। और मैं आधुनिकता को इनकार करके भारत वर्सेज जो बाकी जो ब्रिटेन को रखना चाहूंगा और जो पसमानदा वर्सेज अफरास को रखना चाहूंगा। ये इसीलिए काल वाला से ज्यादा जरूरी अस्मिताओं का संघर्ष और जो स्थानगत संघर्ष, कोलोनियल संघर्ष को सामने रखने की जरूरत है। मेरा ये एक वैकल्पिक नैरेटिव रखने का मैं प्रस्ताव रखता हूँ। जी 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 फकीर भाई, बहुत देर से हम बात कर, मतलब स्पेस, टाइम के जगह स्पेस, टाइम के जगह स्पेस। जी जी जी, संक्षेप में कहें तो टाइम के जगह स्पेस, कॉलोनी। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगली किताब हम लोग आइडेंटिटी एंड वायलेंस ले लेते हैं अमर्त्य सेन की। मैं पहले भी कहा था कि उस पर बात किया जाए। अच्छी किताब है, हमारे उस पर बात हो जाए एक बार, क्योंकि आप उस पे उससे भी डिसएग्री करते हैं बहुत मामलों में, तो उस पे भी एक बार बात हो जाए। तो अगली किताब हम वही लेते हैं, आइडेंटिटी एंड वायलेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए बोल देना चाह रहा था कि जो दर्शक है वो लोग जान जाके अगली किताब कौन सी। ठीक है, फिर फकीर भाई हमने 2 किताबें रिव्यू कर दिया है। पहली सेपियंस का और दूसरा जो है 21वीं सदी के लिए 21 शब्द। तो और ये दोनों किताबें हमने तकरीबन 3-4 घंटे लगा के हमने रिव्यू किया है। तो आप हम इसी पेज पे जाके हम पुराने वीडियो देख सकते हैं, या पसमानदा डेमोक्रेसी के यूट्यूब चैनल पे जाके उस पर थोड़ा सा मैं एडिट करके डालता हूँ, कुछ कोटेशन भी डाल दिया करता हूँ इस तरीके से। तो वहां पे जाके आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और पसमानदा डेमोक्रेसी के यूट्यूब चैनल पे मैं 30-30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, तो वो आपको कई पार्ट में देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जय पसमानदा, जय भीम, जय हिंद, जय भीम।